Hello everyone, welcome to platform of Unacademy and welcome to session of the previous year questions of Kamaka Technology. And today we are going to cover the previous year questions of 2022 and 23. आप लोग काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर 2022 के क्वेश्चन आप करा रहे हो आप। रीज़न ये है कि जो भी आपके पास में अभी कैमका टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पर 2021 तक के ही क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं। तो अपने पास रिसेंट ईयर 2023 के क्वेश्चन भी आपको देने ही थे मेरे को, तो मैंने सोचा पूरा काम कर लेते हैं। तो 2022 के क्वेश्चन प्लस 2023 के क्वेश्चन, ये दोनों सारे क्वेश्चन जो है ना आपके आप आज कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आपका लेक्चर जो है ना ये आपके कैमका टेक्नोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपका ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपका कंप्लीट प्लेलिस्ट 1987 से लेकर के 2023 तक की, ठीक है ना, रिसेंट ईयर तक के क्वेश्चन आपके काम का टेक्नोलॉजी के फिनिश हो जाएंगे। ये चीज़ मैं सारे सब्जेक्ट के लिए लेकर के आऊँगा। अभी आपको पहले छोटा सब्जेक्ट में नेक्स्ट दिया है, फिर इसके बाद में एफएम भी आएगा, हीट भी आएगा, एमओ भी आएगा। चारों सब्जेक्ट के आपके पीवाईक्यूज की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से जो है ना इन लेक्चर्स को कभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कई बार आप क्या होते हैं रिसेंट ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते नहीं 2022 के 23 के, आप लोग परेशान होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए बहुत सारे कोई बुक्स ढूंढते हैं, कहीं ऑनलाइन आप सर्च करते हैं, ठीक है। कई बार आप गलत भी देख लेते हैं, तो ऐसा आपको ना फेस करना पड़े, इसलिए सारे सब्जेक्ट के डिटेल सॉल्यूशन जो है ना, ठीक है, तो मैं ईयर वाइज ईयर जो है ना आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो 22 और 23 के बाकी थे हमारे सिटी के, ठीक है। 23 का हमारा इसी साल का, 22 का मैंने कराया नहीं था, बाकी आपको करा चुका हूँ, प्लस में करा चुका हूँ, आप कर चुके हैं हर जगह, लेकिन यूट्यूब वालों के लिए भी अवेलेबल रहे, इसलिए मैं जो है ना आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से खुद को अपडेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत फिर नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बातचीत को। ये सेशन जितना भी आपके लिए है कैमका टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट सेशन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्द आपका बार का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए आप सभी लोग जो है ना बेहतर तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के दौरान आपके वो सीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा, काफ़ी सारे लोग परेशान भी हैं। तो ऑलरेडी आपका सीटी जो सब्जेक्ट है उसका जो अनकवर टॉपिक है वो कवर करने के लिए मैं आपका स्पेशल क्लासेस के अंदर अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के अंदर आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। वहाँ पर मैंने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग या न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट भी कर रखा है। तो आप लोग मेरे साथ डेली जो है ना रात में 11 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। और वो टॉपिक जो मैं लेके चल रहा हूँ, अभी मैं न्यूक्लियर पावर की इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, देन मटेरियल साइंस, देन एनवायरमेंटल, ये सारे टॉपिक्स जो आपसे पूछे जाते हैं इन सभी से जो है ना मैं टॉपिक्स के क्वेश्चंस और थ्योरी जो है ना वो आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग डेली मेरे साथ जो है ना रात को 11 बजे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अपनी बातचीत को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जब मैं आपसे बात करता हूँ तो हमारे पास कैमका टेक्नोलॉजी के लिए आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका मेन पर्पज हमारा यही रखा गया है कि आपका जो भी अनकवर्ड टॉपिक है, जो भी आपका अनकवर्ड क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आपके जो है ना आराम से फिनिश हो सकें। चलो जी, तो स्टार्ट करें फिर अपनी बातचीत को। तो यहाँ पर मैं फिर से आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन सिर्फ हम लोग 2022 के नहीं, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ 2023 के नहीं 2022 के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चा। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बातचीत को। तो जो भी आज मेरे साथ अभी फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा है तो उसको मैं खुद से इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ कि माई सेल्फ सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट इन द गेट एंड PSU related exam, having 10+ year teaching experience in the field of chemical engineering and 5+ year teaching experience in the field of गेट। और जो सब्जेक्ट्स मैंने आपके लिए कवर किए हैं अभी रिसेंट 2023 के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। 2024 और 25 के लिए एक सब्जेक्ट में और आपके लिए ऐड लेकर के आ रहा हूँ, दैट इज योर प्रोसेस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ये 5वां सब्जेक्ट होगा आपके लिए। 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, 5 सब्जेक्ट्स आपके जो है ना आप मैं कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ जो है ना अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एंड मस्त तरीके से जो है ना आपके 5 के 5 सब्जेक्ट मेरे थ्रू 5 सब्जेक्ट सैलेन सर लेकर के आएंगे। 10 सब्जेक्ट्स को आप हमारे साथ जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं। यूट्यूब में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। एफएम का, हीट का, एमओ का, सीटी का तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। आईपीसी का जो है ना कंटेंट इस बार आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 5 सब्जेक्ट यूट्यूब में, 5 सब्जेक्ट आपके स्पेशल क्लासेस में, 5 सब्जेक्ट आपके प्लस क्लासेस में, हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है। तो बाकी जो लोग भी अभी इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो वो अभी जो है ना फर्स्ट से पहला काम ये करना है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के साथ जो है ना आप प्रॉपर यहाँ से खुद को एनरोल कर लीजिए, अपना लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी लॉगिन करके आप वहाँ से प्रॉपर जो है ना मूव करिए। वहाँ पर आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मेरा प्रोफाइल भी वहाँ से सर्च कर सकते हैं, सुमित प्रजापति हैं, और वहाँ से आप मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलो करने से बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि जो भी आपका पास स्पेशल क्लास होती हैं या जो प्लस के कोर्स होते हैं वहाँ पर आपके पास में लिंक आएगा फटाक से, ठीक है। तो उसमें आप कभी भी क्लिक करके क्लासेस देख सकते हैं और कम्युनिटी ऑप्शन के अंदर मैं कुछ भी अगर शेयर करता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप मूव करते हैं हमारे साथ में, ठीक है बच्चा। चलिए तो आज का जो मेन हमारा मोटो है ना, मेन मोटो हमारा ये है कि 2022 और 23 के क्वेश्चंस को फिनिश करना।
तो चलिए जरा, तो क्वेश्चन पेपर से अगर देख करके करेंगे तो ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर के साथ में ही मूव करते हैं और वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग फिनिश करते हैं। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग का गेट 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन वेटेज थोड़ा सा कम था हमारे पास, लेकिन 2023 में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज आपको मिला है, ठीक है। और इस सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बार के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके बार के एग्जाम के अंदर, वो भी मैं आपको डिस्कस करके आज बता दूंगा किस टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी रहेगी बार के एग्जाम के लिए और किस पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे मैंने गेट के लिए आपको बताया था कि इन टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, वैसे ही बार में भी आपको जो है ना क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो बार के लिए भी आप थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास में और ये क्वेश्चन हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि पूछा गया था हम सभी से 2022 के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास में कि इन सोप मैन्युफैक्चरिंग द ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट इन ऑयल। हम सभी जानते हैं ऑयल्स एंड फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू मेनली प्रोड्यूस। जब भी हम लोग बात करने आते हैं किसी भी अगर ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल हमारे जनरली क्या हैं, दीज आर द जनरली, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ ईस्टर्स, ठीक है, जहां पर हमारे पास ग्लिसरॉल और हमारे पास में क्या है अल्टीमेटली एक आपके पास फैटी एसिड अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, इस कंबाइंड ऑयल्स को क्या बोलते हैं, दीज आर द ईस्टर्स ऑफ हैवी फैटी एसिड। बिकॉज हमारे पास में क्या है एक अल्कोहल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो जनरल फार्मूला जब भी आप लिखने जाते हैं किसी भी ऑयल के लिए तो हमारे पास फार्मूला आता है R1CH2OH CHOH that is R2 and CH2OH, ठीक है ना, दैट इज R3। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा सभी को, हमारे पास जो पहला आपको दिख रहा है ग्रुप, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से बच्चा, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये हमारा क्या शो करता है, दैट शोज द ग्लिसरॉल, ये हमारा ग्लिसरॉल को शो करता है। और ये जो हमारे लगे हुए हैं दीज आर द फैटी एसिड्स, ठीक है ना, दीज आर द फैटी एसिड्स। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एसिड है, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं, ठीक है ना। तभी हम ऑयल्स को जनरली क्या शो करते हैं, दीज आर द ईस्टर्स ऑफ हैवी फैटी एसिड, ठीक है। सो आपसे बात कर रहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट इन द ऑयल। तो हमारे पास ऑयल में क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स एक्चुअली में क्या है, एसिड और ईस्टर, एसिड और अल्कोहल मिलकर हमारा क्या बना रहा है, ईस्टर। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, 1 2 3, तीन हमारे पास फैटी एसिड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये फैटी एसिड्स हमारे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जैसे भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक, लेनोलिक, लेनोलेनिक, ये सारे हमारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो नंबर ऑफ हमारे पास में क्या है, डबल बॉन्डेड अवेलेबल हैं, जो बाइंडिंग साइट अवेलेबल हैं, वहीं से हम सैचुरेशन अनसैचुरेशन डिफाइन करते हैं। और ये अनसैचुरेशन को रिमूव करने के लिए, ऑयल को सैचुरेट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं, है ना। तो हमारे पास में अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास ये जो ट्राइग्लिसराइड की वो बात कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड। तो हम जब भी इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करने जाते हैं, जो हमारे पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, हम जब इसका हाइड्रोलिसिस करने रिएक्शन करने जाएंगे, मतलब जब वाटर के साथ इसका जब रिएक्शन करने जाते हैं, तो मेनली हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो ग्लिसरॉल है उसको क्या करना, सेपरेट करना, आप सभी को पता भी है, प्रोडक्शन में पढ़ते भी हैं। और दूसरा हमारा जो फैटी एसिड है उसको सेपरेट करना। तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि हम किसी भी तरह से ग्लिसरॉल फैटी एसिड को क्या कर लें, अलग अलग कर लें, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहला जो रिएक्शन हमारा होता है वो हमारा होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फैट स्प्लिटिंग के लिए, जो फैट हमारा है ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। तो सोप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो ट्राइग्लिसराइड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन ऑयल्स एंड फैट्स, वो हाइड्रोलाइज किए जाते हैं। तो वहाँ से हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, तो बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है, ठीक है, तो वो हमारा पर्पस क्या होता है कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को प्रोड्यूस करना ही हमारा क्या है, मेन पर्पस होता है। तो ग्लिसरॉल हमको मिलता ही मिलता है, दूसरा हमारे पास में क्या है, फैटी एसिड भी मिलता है, ठीक है ना। तो 3RCH के फॉर्म में हमको मिल जाता है, और दूसरा क्या है, C3H5OH का होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ग्लिसरॉल C3H5OH का होल थ्राइस, ये हमारा ग्लिसरॉल होता है जो हमको मिलता है, ठीक है। तो मेनली हमारा जो पर्पस है वो क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को सेपरेट करना, इसलिए हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसी फैटी एसिड को फर्दर हम क्या करते हैं, किसी भी साल्ट के साथ क्या करते हैं, या फिर किसी एल्कली के साथ हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH AKOH के साथ में, जहाँ से हमारा सोप जो है ना वो मैन्युफैक्चर होता है, आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो सोप्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, दीज आर द साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, यही हम डिफाइन करते हैं, दीज आर द साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। तो हमारे पास में जो कंपाउंड हमको मिल जाएगा दैट इज RCOH, तो वहीं से हमारे पास जो है ना सोप निकल करके आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर है,
इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हमको मिल रहा है दैट ए पार्ट इज द राइट आंसर। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को क्या करना है, सेपरेट करना होता है। ठीक है, होपफुली इसका आंसर आप सभी को मिल गया होगा। ठीक है, चीजों को बस ये ध्यान रखना है कि केमिकल टेक्नोलॉजी अपने आप में टफ नहीं है, इसको आप टफ बना के रखते हैं। बिकॉज जब भी आप सीटी अगर पढ़ते हैं, जैसे कि इस बार अभी मैं सीटी लेके चल रहा हूँ, जितने बच्चों ने मेरा सीटी कर लिया है, आप लोगों में जिसने भी सीटी कर लिया है, अगर आप उसका प्रॉपर अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए सारा का सारा चीजें टफ हो जाती हैं। बिकॉज एक केमिकल टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है जो कि आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, रिवीजन पर डिपेंड कम करेगा, आपके इंटरेस्ट पर ज्यादा डिपेंड करेगा। जितना आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा उतना ही आपके क्वेश्चन जो है ना अच्छे से निकलेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका मेनली जो है ना वो आपका इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास में, आपसे बात कर रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लोबर सॉल्ट यूज्ड इन द क्राफ्ट प्रोसेस। पल्प मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करने जाते हैं तो पल्प मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर हमारे पास में हम दो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्राफ्ट या सल्फेट प्रोसेस, दूसरा हमारी होती है सल्फाइड प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द पल्प मैन्युफैक्चरिंग। तो क्राफ्ट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर नोन एज योर सल्फेट प्रोसेस, हम जानते हैं इसको। ठीक है ना, दैट इज नोन एज सल्फेट प्रोसेस। तो सल्फेट प्रोसेस जो हमारे पास में है, तो इसके प्रोडक्शन के दौरान जब पल्प हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास में जो भी हम बम्बू ट्री लेकर के आते हैं, तो हम बम्बू ट्री को पहले क्या करते हैं, पहले उससे डिबार्किंग करते हैं, जो आउटर स्किन होती है उसको हटाते हैं, उसको डिबार्किंग बोलते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसको चिपिंग करते हैं, छोटे छोटे 2 से 5 सेंटीमीटर के चिप्स में कन्वर्ट करते हैं। देन उसको क्या करते हैं, फर्दर हम लेकर के जाते हैं, स्टीम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे टर्पेंटाइन ऑयल जो है ना वो निकलता है। टर्पेंटाइन ऑयल निकलने के बाद हम क्या करते हैं, उसका फर्दर जो है ना क्या आपका डाइजेस्टर में ले जा करके क्या करना होता है, जितना भी हमारा क्या है लिग्निन कंटेंट है, या फिर हमारे पास में जो भी आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आपके सेलुलोज के लिए, बिकॉज जो सेलुलोज हमारा होता है, तो सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड रहता है। ठीक है ना, आपको पता है कि सेलुलोज हमारा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है आपका पॉलीमरिक कंपाउंड है, जो कि नेचुरली अवेलेबल होता है। तो जो भी सेलुलोज हमारे पास में है, तो इसमें जो सेलुलोज की जो चेन्स हैं उनको आपस में बांधने का जो काम करता है, दैट इज योर लिग्निन। तो हमारा मेन पर्पस जो है ना, हमारा मेन पर्पस इस लिग्निन को रिमूव करना, और हमारे पास में क्या है जो भी हमारा सेलुलोज जो फाइबर कंटेंट है, तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना, जिससे हमारा क्या है आपका पल्प जो है ना या सेलुलोज जो है ना फ्री हो सके। ठीक है ना, यही सेलुलोज हमारा क्या है, यही यूटिलाइज होगा हमारा पल्प के लिए, फाइबर्स हमारे जो फ्री होंगे यही यूटिलाइज होंगे हमारे पल्प के लिए। तो ये काम हमारा डाइजेस्टर के अंदर होता है। तो डाइजेस्टर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम प्रेशर कुकर के अंदर जब खाना बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक हमें जनरली कुकिंग लिक्विड चाहिए होता है, जैसे कि हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो डाइजेस्टर के अंदर भी हमें एक कुकिंग लिक्विड चाहिए होता है, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, कुकिंग लिक्विड, या फिर हम लोग व्हाइट लिकर बोलते हैं। तो व्हाइट लिकर में हम सभी लोग जानते हैं जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास मेजर जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, दैट इज योर सोडियम सल्फाइड Na2S, और दूसरा हमारे पास NaOH का आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये मेजरली हमारे कंपाउंड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्राउड प्रोसेस। अब यहाँ से अगर आप बात करने जाते हैं तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास क्राउड प्रोसेस के अंदर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम और भी पर्टिकुलर बहुत सारे कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से मेजर फ्रैक्शन हमारे यही रहते हैं, 27% तक सोडियम सल्फाइड और 59% तक NaOH। 27% तक सोडियम सल्फाइड और 59% तक NaOH। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता है, हमारे पास और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इनके साथ हम मिक्स करते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में, जिसमें हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड आता है। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड, ये कंपाउंड हमारे इसमें और ऐड किया जाता है। लेकिन जनरली इनका जो फ्रैक्शन हमारा रहता है, इन टोटल का जो फ्रैक्शन रहता है, वो लगभग हमारे पास इन तीनों का मिलाकर के 13% के आसपास तक रहता है, 13% के आसपास रहता है कोकिंग लिकर के अंदर। तो सोडियम सल्फेट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही सोडियम सल्फेट हम क्या करते हैं इन द टाइम ऑफ द सोडियम सल्फाइड का रिकवरी के टाइम पर भी क्या करते हैं, अपना जब हम अपना कैल्सिनेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं। तो सोडियम सल्फेट हमारा यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, और यही सोडियम सल्फेट हमारा ब्लैक लिकर रिकवरी के टाइम पर भी हम क्या करेंगे, ग्रीन लिकर से जब व्हाइट लिकर में कन्वर्जन कर रहे होंगे तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं। तो इसी सोडियम सल्फेट की वजह से ही इस प्रोसेस का जो नाम रखा गया दैट इज सल्फेट प्रोसेस है। और ये जो सोडियम सल्फेट आप देख रहे हैं, तो इस सोडियम सल्फेट को अगर आप हाइड्रेटेड फॉर्म में रखते हैं तो वो हमारा ग्लोबल सॉल्ट होता है।
ये जो सोडियम सल्फेट आप लिखते हैं Na2SO4.10H2O हाइड्रेटेड जो फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। तो ग्लोबल सॉल्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो वो आपसे यही जानना चाहता था कि एक्चुअली में क्राफ्ट प्रोसेस के अंदर में जो ग्लोबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ तो जब भी मैं सीटी फिनिश करता हूँ तो वहाँ पर आपको लास्ट में हमेशा मैं कुछ शॉर्ट नोट्स देता हूँ, कुछ आपको जनरल कंपाउंड नेम देता हूँ। वहाँ पर अगर जा करके देखेंगे तो आपको इस सॉल्ट का नाम हमेशा मिलेगा, ग्लोबल सॉल्ट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला आप सभी को मिल चुका है, दैट इज Na2SO4.10H2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉड प्रोसेस फॉर द पल्प मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। सो राइट आंसर आप सभी को मिल चुका है। क्यों इस्तेमाल करते हैं, रीजन पता चल चुका है। ये हमारे पास जो व्हाइट लिकर है, अब ये क्या होगा हमारे पास, जब लिग्निन है इसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो वो बन जाता है ब्लैक लिकर। इसको ले जा करके हम ब्लैक लिकर का रिसेक्शन के अंदर क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ से हमारा क्या करते हैं ब्लैक लिकर से ग्रीन लिकर, ग्रीन लिकर से फिर से हम इसको व्हाइट लिकर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा प्रोसेस होता रहता है ड्यूरिंग द पल्प मैन्युफैक्चरिंग। चलिए बच्चा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगला आपसे बात कर रहा है कि कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग इज कॉमनली यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। हम सभी जानते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग एक हमारी ऐसी यूनिट है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी किसी पर्टिकुलरली फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जो है ना वो इनहेंस करते हैं, ठीक है ना। तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग इज कॉमनली यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू इंप्रूव फ्यूल क्वालिटी। ऑक्टेन नंबर इनहेंस करते हैं तो फ्यूल क्वालिटी इंप्रूव होता है हमारा। द अनडिजायरेबल रिएक्शन इन द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग ऑफ नफ्था। तो जब भी हम नफ्था, बिकॉज हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट होती है किसी भी रिफाइनरी के अंदर, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास में कोई भी जो नफ्था है, नफ्था कहाँ से आता है, जब हमारा क्रूड ऑयल जब इंडस्ट्री रिफाइनरी के अंदर जब एंट्री करता है, जो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं वो होता है डिसाल्टिंग का। डिसाल्टिंग करने के बाद हमारा पहला पर्पस क्या होता है कि आपके पास अवेलेबल, ठीक है ना, जो प्री हीटर है, तो प्री हीटर की हेल्प से हम क्रूड ऑयल को हीट करके फिर उसको पहुँचाते हैं अपनी एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारी वो यूनिट काम करती है, और वहाँ पर प्राइमरी हमारा क्या फ्रैक्शनेशन होता है, जहाँ पर हमारे पास इजीली सेपरेट होने वाले जो कंपाउंड्स हैं, जहाँ पर गैसियस फ्रैक्शंस, लाइट नेफ्था, हैवी नेफ्था, कैरोसिन, लाइट गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, और हमारे पास में क्या है क्रूड रेजिड्यू के पार्ट में हमारे पास बॉटम प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। यही क्रूड रेजिड्यू हम क्या करते हैं, लेके जाते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर, जहाँ पर हम क्या करते हैं 3 कट्स में लाइट वैक्यूम गैस ऑयल, हैवी वैक्यूम गैस ऑयल और वैक्यूम रेजिड्यू के फॉर्म में सेपरेट करते हैं। तो जो हमारे पास मिला हुआ जो हैवी नेफ्था है, उस हैवी नेफ्था का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, बिकॉज जो हैवी नेफ्था है एक तरह से उसका ऑक्टेन नंबर अभी कम है, वो एक गैसोलीन का ही हमारा क्या एक रॉ फॉर्मेट है, उसका ऑक्टेन नंबर अभी कितना 60-70 के आसपास है। उसको डायरेक्टली हम लेकर के जाते हैं अपनी कैटालिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट के अंदर, जहाँ पर हमारा मेन पर्पस ये है कि अब उस नेफ्था का हमें क्या करना है, ऑक्टेन नंबर इनहेंस करना है। तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का जो मेन पर्पस है, वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल जो भी पैराफिन्स हैं, ठीक है ना, और जो नेफ्थीन्स हैं, हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें चेंज करना है। पैराफिन्स और नेफ्थीन्स इन दोनों को ही हमें क्या चेंज करना है, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे ही हमारा रिच हो जाएगा, वैसे ही हमारा ऑलरेडी क्या होगा, जो आपका ऑक्टेन नंबर है वो क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड ऐड हो जाएगा, जिससे हमारे पास में क्या ऑक्टेन नंबर हमारा क्या है, वो आपका ऑलरेडी इनहेंस हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस यही है। तो पैराफिन्स को नेफ्थीन्स और नेफ्थीन्स को एरोमेटिक में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अगर पैराफिन अगर है, तो पैराफिन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैराफिन से अगर एरोमेटिक अगर बनाना है, तो हम पहले इसका क्या करते हैं, हम करते हैं सिंपली आपका दैट इज डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, दैट इज डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, जिससे हमारे पास में क्या है आपका नॉर्मली वो हमारा नेफ्थीन बन जाएगा, फिर हम साइक्लाइजेशन अगर कर देंगे तो वो हमारा बन जाता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो पैराफिन से एरोमेटिक बनाने के लिए हम ये रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हेल्प से एरोमेटिक बनता है। जब नेफ्थीन्स की बात करने जाते हैं, तो नेफ्थीन्स के अंदर हमारे पास में क्या है, हम इसका सिंपली डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन अगर कर दें, नेफ्थीन्स का जब डिहाइड्रोजनेशन कर देते हैं, यहीं से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि कैटालिटिक रिफॉर्मिंग के अंदर हमारा हाइड्रोजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ होती है और ये डिफरेंट हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट यूनिट्स में यूज़ भी किया जाता है। तो यहीं से हमारा हाइड्रोजन निकलता है और ये नेफ्थीन्स हमारी जो है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा एक रिएक्शन हमारी यहाँ पर और भी होती है, वो होती है पैराफिन्स को हम आइसोपैराफिन में चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई हैवियर फ्रैक्शंस अगर हैं तो उनको हम सिंपली क्रैक करके लाइटर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मतलब आइसोमराइजेशन और क्रैकिंग, ये रिएक्शंस हमारी और भी होती हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग के अंदर।
लेकिन एक रिएक्शन हमारी ऐसी है जो कि अनडिजायरेबल है, वो है हमारे पास अगर पैराफिन्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं, इन पैराफिन्स की अगर आप हाइड्रो क्रैकिंग करने लगते हैं, मतलब हाइड्रोजनेशन करें एंड क्रैकिंग करें, तो पैराफिन्स को अगर आप क्या करेंगे, अगर आप पैराफिन्स का आपके पास अवेलेबल जो पैराफिन्स हैं, तो आप पैराफिन्स का अगर आप हाइड्रो क्रैकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप हाइड्रो क्रैकिंग करना अगर स्टार्ट कर देंगे, तो ये सारे के सारे हमारे पैराफिन्स जो है ना, ये किसमें चेंज हो जाएंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑल्फिन्स, जो कि हमारा क्या एक नॉट डिजर्बल कंपाउंड है, बिकॉज ऑल्फिन्स आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये हमारा अगर फ्यूल में अगर अवेलेबल होगा, तो जब भी हमारा फ्यूल बर्न करेगा, तो ये हमारा क्या करेगा, आपके जितने भी आपके हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, COX कंपाउंड्स हैं, मतलब कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जिससे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस ऑल्फिन्स को अपने फ्यूल्स में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इस वजह से हमारे पास में पैराफिन्स का ऑल्फिन्स में कन्वर्जन ना होने पाए, इसलिए हाइड्रो क्रैकिंग रिएक्शन जो है ना, ये ना हो। इसके लिए हमारे बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे पास में क्या है कि जब भी हमारा जो नेफ्था आपका जब फीड हमारे पास आता है आपका कैटालिटिक रिफॉर्मर के अंदर में, तो हम उसका प्रेशर जो है ना क्या लेके चलते हैं, हम प्रेशर उसका हाई लेके उसका लो लेके चलते हैं, और टेम्परेचर क्या है, हम यहाँ पर हाई लेके चलते हैं, और जो स्पेस वेलोसिटी होती है रिएक्टर के अंदर, वो भी हम हाई मेंटेन करके चलते हैं। ये तीन हम तो कंडीशंस मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा क्या है, जो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास पैराफिन्स हैं, वो नेफ्थीन्स में चेंज हो, नेफ्थीन्स एरोमेटिक में चेंज हो, पैराफिन्स ऑल्फिन्स में चेंज ना हो। तो इसके लिए हम ये सावधानी बरतते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रो क्रैकिंग रिएक्शन एक तरह से अगर देखा जाए, तो ये हमारी अनडिजायरेबल रिएक्शन है। तो हाइड्रो क्रैकिंग ऑफ पैराफिन्स हमारा जो है ना, दैट इज अ अनडिजायरेबल रिएक्शन इन द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग ऑफ पैराफिन्स, ठीक है। होपफुली इसका आंसर सभी को मिल गया होगा। तो अच्छे से अगर आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे, तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन अगर आप करेंगे, तो ये हमारी डिजायरेबल रिएक्शन है, आप सभी को दिख रहा होगा, ये एरोमेटिक बनाती है। आइसोमराइजेशन ऑफ अगर आप नेफ्थीन अगर कर देंगे, तो भी हमारा क्या एरोमेटिक बन जाएगा। साइक्लाइजेशन ऑफ आप पैराफिन्स कर देंगे, तो भी हमारे पास में क्या है, वो नेफ्थीन बन जाएगा। पैराफिन्स का अगर आप साइक्लाइजेशन कर देंगे, पैराफिन्स भी हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर आप उनको साइक्लाइजेशन कर देंगे, तो साइक्लोएल्केन्स बन जाएंगे, वो भी सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, तो वो नेफ्थीन्स बन जाएंगे। तो ये भी डिजायरेबल रिएक्शन है, ठीक है ना। एक ही रिएक्शन हमारी ऐसी जो अनडिजायरेबल है, वो हमारे पास है हाइड्रो क्रैकिंग ऑफ पैराफिन्स, ठीक है ना, अभी जो कि ऑल्फिन बनाती है। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आईपीसी का क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चंस कम आए थे 2022 के अंदर, क्वेश्चंस हमको बहुत कम मिले थे। अभी ये बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ना, मेरे जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए भी मैं पीवाईक्यू जो है ना करा दूंगा 2022 के। जैसे मेरा एफएम का है, हीट का है, वो आपने अलग अलग कर रखा होगा, लेकिन जो प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है ना, उस प्लेलिस्ट में भी ऐड नहीं है, तो वो भी मैं करा दूंगा आपको, जिससे कि आपका प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से जो है आप कर सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से सारे खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 मार्क्स पे हम लोग एंट्री कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा और आया था, एक्चुअली 3 ही क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला आया था, उसको भी देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन अभी होंगे, है ना, मैचिंग के 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली, ये 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। एक हमारे पास जनरल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक जनरल नेम से एक क्वेश्चन, तो वो था, वो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, और एक क्वेश्चन हमारे पास में था, ये क्वेश्चन हमारे पास में आया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास में आया था। चलिए जी, देखेंगे ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा था कि मैच द प्रोडक्ट इन ग्रुप 1 विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन ग्रुप 2। जितने ही प्रोडक्ट्स हमारे पास ग्रुप 1 में हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दी जा रही ग्रुप 2 के अंदर, वो आपको मैच करके बताना था यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास में जितनी प्रोसेस आपके पास लिखी हैं और उनके जो प्रोडक्ट लिखे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह क्वेश्चंस को करने का तरीके बहुत सारे होते हैं। मेजरली आप ये डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छे से याद रहता है आपके दिमाग के अंदर। कुछ लोगों को प्रोसेस याद रहती है, कुछ लोग को प्रोडक्ट याद रहता है। जैसे कि आसान जो प्रोसेस होती है वो तो हमेशा ही ध्यान रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर नाइट्रिक एसिड के लिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो सबसे फेमस प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है पूरे वर्ल्ड में, वो होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जहाँ पर हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हमारे पास अमोनिया का हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके भी क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आपका नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। कटलेस इस्तेमाल करते हैं हमारे पास प्लैटिनम और 10% रोडियम कटलेस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और वहाँ से हम नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। तो ये तो हम सभी को पता था, ये सही था। फिर आते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के लिए जनरली हमको जरूरत होती है किसकी, दैट इज फॉस्फेट रॉक की।
अब फॉस्फेट रॉक से फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए हम दो तरह के प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, एक हमारा होता है ड्राई मेथड, दूसरा हमारा होता है वेट मेथड। ठीक है, ड्राई मेथड की जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमारे पास में क्या है, कोई भी आप फर्नेस का या फिर आप इलेक्ट्रिकल फर्नेस का, कोई भी हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस या इलेक्ट्रिकल फर्नेस में क्या कर सकते हैं, आप फॉस्फेट रॉक को ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन करके क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक मेथड हमारा वो, ये दो मेथड होते हैं एक्चुअली, किस तरह के आप फर्नेस इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फर्नेस या आपके पास में ब्लास्ट फर्नेस। तो ये दो मेथड होते हैं, फॉस्फोरस को ऑक्सीडेशन करना होता है, फॉस्फेट रॉक को ऑक्सीडेशन करना होता है। दूसरा जो हमारे पास आता है नॉर्मली आता है ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ फॉस्फेट रॉक, ये वेट मेथड हमारे पास होता है। ठीक है ना। और तीसरा जो हमारे पास मेथड आता है वो नॉर्मली हमारे पास में ये रहता है कि आपके पास अवेलेबल जो फॉस्फेट रॉक है, उस फॉस्फेट रॉक को हमें क्या करना है, एसिड में डिजोल्व करना है एंड देन हम उसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, एसिड में डिजोल्व करते हैं। तो ये हमारा जो मेथड कहलाता है, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर जब आप एसिड में डिजोल्व करते हैं फॉस्फोरिक एसिड को, जब आप फॉस्फोरिक एसिड को, सॉरी फॉस्फेट रॉक को, जब आप फॉस्फेट रॉक को डिजोल्व करते हैं, जब आप फॉस्फेट रॉक को डिजोल्व करते हैं किसमें, एसिड में, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप डिजोल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस बच्चा होता है, जब फॉस्फेट रॉक को सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व करके हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं डॉर प्रोसेस। ये भी हमारे पास पूछा जा चुका है। वहीं पर अगर आप क्या करते हैं, फॉस्फेट रॉक को अगर आप HCl में डिजोल्व करते हैं तो ये हमारा कहलाता है हाइफा प्रोसेस। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, दीज आर द वेट मेथड्स। ये फॉस्फोरिक एसिड का प्रोडक्शन के वेट मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, दो मेथड हमारे ड्राई मेथड्स होते हैं, यहाँ पर हम ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये वेट मेथड्स हैं। ठीक है ना, जिसमें अगर आप जो भी आप एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके हिसाब से हमारा क्या है, इसका पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे पास अलग अलग होता है। तो आपको दिख गया होगा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के प्रोडक्शन का, यहाँ पर हम फॉस्फेट रॉक में HCl को मिक्स करके जो है ना यूटिलाइज करते हैं, तो वो हमारा है दैट इज हैफा प्रोसेस। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास में आता है स्टेरिक एसिड। जनरली वेजिटेबल ऑयल को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना, अगर आपको पोटेशियम क्लोराइड नहीं पता छोड़ दीजिए, वेजिटेबल ऑयल को ट्रीट करने के लिए, बिकॉज इंडिविजुअल स्टेरिक एसिड के लिए कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो स्टेरिक एसिड का प्रोडक्शन पर इंडिविजुअल किसी प्रोसेस नेम से नहीं होता है, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा लिटरेचर में। हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स के प्रोडक्शन के लिए या फैटी एसिड के प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, टिशियल प्रोसेस का, फैटी एसिड के लिए। उसमें सिर्फ स्टेरिक नहीं होता, उसमें ऑलिक, पॉमेटिक, लेनोलिक ये एसिड भी आ जाते हैं। तो कोई भी आपके पास अगर फैटी एसिड है तो उसके प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, हम इस्तेमाल करते हैं टिशियल प्रोसेस का। ठीक है ना, सो एस का हमारे पास जो राइट पार्ट है दैट इज सेकंड पार्ट। अब आते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ट्रोना प्रोसेस जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका मेन पर्पज हमारे पास में है अमोनियम क्लोराइड का प्रोडक्शन करना। ठीक है ना, और यहां पर उसने ऑप्शन में लिखा हुआ था दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। ट्रोना प्रोसेस जो इस्तेमाल किया था उसका मेन पर्पज है अमोनियम क्लोराइड का प्रोडक्शन करना। ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड का जो प्रोडक्शन हमारे पास होता है, इसके जो प्रोसेस हमारे पास रहते हैं वो सारे डिफरेंट प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, इस वजह से हमको मजबूरी में जो है ये ऐड करना पड़ा था। अब जाकर एक बार टच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ट्रोना प्रोसेस हमारा जो है ना वो कहीं पर भी आपका पोटेशियम क्लोराइड के प्रोडक्शन के लिए, KCl2 के प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, KCl प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये इस्तेमाल होता है आपका अमोनियम क्लोराइड के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो ये हमारा इधर चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है दैट इज 3-4-3-4-1-2। ठीक है ना, सो सी इज द राइट ऑप्शन हियर। सी हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, जो को हम यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बाद आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, 47-48 तक हम लोग आ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे 2022 के अंदर, तो काफ़ी लोग जो ना डिसअपॉइंट भी हुए थे देख करके क्वेश्चन पेपर कि यार क्वेश्चन तो यहाँ पर ज़्यादा मिले ही नहीं। सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको मिले थे बच्चा वहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं कामका टेक्नोलॉजी के 2022 के। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटेंड करेंगे, द क्वेश्चंस फ्रॉम द गेट 23। ठीक है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द गेट 22। नाउ मूविंग विद द गेट 23 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहले एप्टीट्यूड वाला पार्ट हमारे पास में है। 2023 का वैसे क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्कस कर चुका था, सारे क्वेश्चंस आपको बता चुका था, लेकिन अपने पास स्टॉक में रहना चाहिए ना। तो स्टॉक का मतलब समझ रहे ना, प्लेलिस्ट अपडेटेड रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपको दोबारा से करा दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स, मैथ्स, आ जाइए।
पहला क्वेश्चन हमको मिल चुका है। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी सीटी के अंदर वो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। रिकॉर्ड देखने जाएंगे, आज तक का सबसे ज़्यादा मार्क स्कोर करने का रिकॉर्ड पेट्रोलियम रिफाइनिंग के नाम है। सेकंड हमारे पास आता है पॉलीमर। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक जो है ना वो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलरली टॉपिक पर सबसे ज़्यादा जो है ना फोकस करके रखिए सभी लोग, ताकि प्रॉपरली आपका इसमें कमांड बनता रहे। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे स्कोरिंग टॉपिक रहता है इस पूरे सीटी का, दैट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पहला क्वेश्चन देखिए आपने जब किया था वहां पर, तो आपके पास पहला क्वेश्चन जब आपको मिला था पेट्रोलियम रिफाइनिंग से, यहाँ पर भी पेट्रोलियम रिफाइनिंग से आपको मिल रहा है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ऑक्टेन नंबर इज नॉट करेक्ट। ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो कि करेक्ट ना हो। हम सभी जानते हैं ऑक्टेन नंबर जनरली हमारा वो फैक्टर है जिससे हम ये चेक करते हैं कि कोई भी हमारा जो फ्यूल है वो आपका नॉकिंग टेंडेंसी को कितना कम कर सकता है। नॉकिंग टेंडेंसी जनरली हमारी ये डिफाइन करती है किसी भी इंजन के अंदर में, जब भी हमारा फ्यूल जब आपका रन करता है, ठीक है, तो जब हमारा पिस्टन जब हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, जब हमारा पिस्टन किसी भी आपका सिलेंडर के अंदर जब मूव करता है, तो हमारा पिस्टन जब ये, ठीक है ना, चलिए ये पिस्टन हमारा जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, दैट इज टीडीसी एंड दैट इज बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर टॉप डेड सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक वॉल ओपन होता है, यहाँ से एक वॉल ओपन होता है और यहाँ पर लगा होता है हमारा स्पार्क प्लग। तो इस मूवमेंट के दौरान हमारे पास जब हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पर जब हमारा पिस्टन जब अपवर्ड मूव कर रहा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे, तो जब हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब क्या होता है कंप्रेस होता है, पेट्रोल इंजन की बात करें गैसोलीन फ्यूल के लिए, तो जब हमारा कंप्रेस होता है तो अगर वहां पर हमारे पास अगर फ्रैक्शंस अगर कैसे अगर लाइटर फ्रैक्शंस अगर हैं, मतलब पैराफिन्स अगर हैं या ऑल्फिन्स अगर हैं, तो वो हमारा क्या होगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होगा, दैट मिक्सचर विल अटेंड द फ्लैश पॉइंट और वहां पर क्या होगा वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा विदाउट यूजिंग एनी स्पार्क। स्पार्क की वहां जरूरत भी नहीं होगी, वहां कंबंशन हो जाएगा आपका। और इससे हमारे पास क्या होगा, जब प्री इग्निशन अगर हो जाएगा तो वहां पर एनर्जी आपकी रिलीज होगी और हमारा पिस्टन जो है ना टेडी तक नहीं पहुंचेगा और वो हमारा क्या होगा हाफ पोजीशन से ही हो सकता है एक्सपेंड कर जाए, या फिर अगर पहुंचेगा भी तो वहां पर इग्निशन हो चुका होगा, प्री मेच्योर का आपका इग्निशन हो चुका होगा और वहां पर जब स्पार्किंग आपकी होगी तो जो भी आपका एरोमेटिक कंटेंट है फिर वो जलेंगे। तो ये जो साइकिल हमारी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और वहां पर पिस्टन हमारा क्या है नॉक का आवाज कर सकता है। या फिर हमारे पास अगर आपके ज़्यादा आपके हैवियर कंपाउंड्स अगर हैं तो स्पार्किंग होने के बावजूद भी हो सकता है कि वहाँ पर आपका क्या हो कंबंशन ना हो। अगर आपके जो डिजायरेबल कंपाउंड गैसोलीन फ्यूल के लिए होते हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो वो अगर नहीं है तो फिर आपका क्या हो सकता है पोस्ट मेच्योर कंबंशन हो सकता है। मतलब क्या है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद भी स्पार्किंग जब हो गई उसके काफ़ी देर बाद आपका कंबंशन हो रहा है। ठीक है ना, इस वजह से हमारे पास इंजन में आती है नॉकिंग टेंडेंसी। तो जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ऑक्टेन नंबर फ्यूल का होता है वो ऑक्टेन नंबर हमारा क्या है किसी भी फ्यूल का क्या है जो नंबर ऑफ ब्रांचिंग या डिग्री ऑफ जो ब्रांचिंग है, जो डिग्री ऑफ ब्रांचिंग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास में क्या है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कार्बन चेन। ये सभी को याद होगा जो ऑक्टेन नंबर हमारा है वो डिग्री ऑफ ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे किसी कार्बन चेन की तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कितनी भी लंबी आप कार्बन चेन लेकर के आ जाइए लेकिन अल्टीमेटली हमारा क्या है जो ऑक्टेन नंबर है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ ब्रांचिंग पर, कितना ब्रांच या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बजाय इसके कि आप कितनी भी स्ट्रेट चेन लेकर के आ जाइए उसमें आपके हजारों कार्बन लगे हों सैकड़ों कार्बन लगे हों उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब पहला जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि लीनियर एल्केन्स क्या बोला है नॉट करेक्ट बोला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बच्चा, ठीक है ना, हमसे यही गलतियां होती हैं। उसने बोला नॉट करेक्ट बताना है आपको। लीनियर एल्केन्स विद हायर कार्बन नंबर हैव हाई ऑक्टेन नंबर। लीनियर एल्केन्स with a higher carbon number, this is the linear alkane having higher carbon number। मैंने कोई एक कार्बन चेन बना दी, चलिए तो having higher carbon number have a higher octane number। तो पहली बात साफ साफ पता चल रही है कि हाइयर कार्बन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हमारा हाई हो जाएगा। ठीक है ना, चैन का मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाएगा हाई कार्बन नंबर होने से। लेकिन हमारे पास पता है कि जो ऑक्टेन नंबर हमारा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, तो वो ऑक्टेन नंबर डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज करेगा। हाई ऑक्टेन नंबर नहीं होगा लो ऑक्टेन नंबर होगा। पहला ही स्टेटमेंट गलत है।
ब्रांचिंग इन लीनियर एल्केन्स इंक्रीजेस देयर ऑक्टेन नंबर। मैंने बता रखा है कि डिग्री ऑफ ब्रांचिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा क्या ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही लिखा है। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीज देयर ऑक्टेन नंबर। अभी मैंने बताया आपको जस्ट 2022 के क्वेश्चन के अंदर, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का मेन पर्पज ही होता है कि ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना। कैसे? आप पैराफिन्स और नैफ्थीन्स को एरोमेटिक में चेंज करते हैं जिससे ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गैसोलीन क्वालिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। गैसोलीन जिसको आप पेट्रोल बोलते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज के अंदर, तो गैसोलीन की क्वालिटी को मेजर करने के लिए ही ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर में 2 ऑक्टेन नंबर आते हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर एंड मोटर ऑक्टेन नंबर। ये दोनों हम जो है ना यहाँ से मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे यहाँ पर जो है ना हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट बोला गया है वो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ये सभी का होपफुली सही भी हुआ होगा। उम्मीद ये करता हूँ जितने लोगों ने मेरा सीटी पढ़ी है उन सभी का क्वेश्चन सही हुआ होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ओलियम। जो हमारा ओलियम होता है तो ओलियम के लिए हमारा मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं वो आपको पता होगा। जब भी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन की बात की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंटल सल्फर है जो कि इंडिया में मेजरली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है क्लॉस प्रोसेस की तरफ। मतलब जितने भी हमारे पास रिफाइनिंग ऑपरेशन है वहाँ से जो सल्फर आपका निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में, उसको ही हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। किस फॉर्म में? उसको ही हम रिकवर करते हैं सिंपली सल्फर, एलिमेंटल सल्फर के फॉर्म में। हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपको निकलता है रिफाइनरी से, ठीक है ना, हम सभी को पता है एलिमेंटल सल्फर बनाने के हमारे पास में 3 रूट्स होते हैं। पहला हमारे पास में क्या होता है, दैट इज अ फ्रेश प्रोसेस, क्लॉस प्रोसेस एंड फिनिश प्रोसेस। इन तीनों से ही हम एलिमेंटल सल्फर बनाते हैं। हमारी इंडिया जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है क्लॉस प्रोसेस में, जहां से इंडस्ट्रियल आपका रिफाइनरी से जो आपका एलिमेंटल सल्फर निकलता है किस फॉर्म में, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में। इसका हम सिंपली ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या, दैट इज सल्फर और प्लस क्या बन जाता है हमारे पास, वाटर। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं दिख रही होगी, आप बैलेंस कर सकते हैं। ये रिएक्शन हमारी होती है नॉर्मली, जहां से हम क्या करते हैं, एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हमारे पास एलिमेंटल सल्फर जो हमारा बनता है, अब इसको जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के दौरान हम इसको लेकर के जाते हैं तो इसका मेन पर्पस हमारा ये होता है कि सल्फर को हमें क्या करना है, ड्राई एयर के प्रेजेंस में बर्न करना होता है। अगर एयर हमारी ड्राई नहीं होगी तो हमारा क्या है, उस फर्नेस के अंदर क्या हो सकता है, आपकी मॉइस्ट जो सल्फर है उसकी फ्यूम्स जनरेट होंगी, जो कि हमारा कन्वर्टर जितने भी पाइपलाइंस हैं उनको क्या करेंगे, कोरोड करेंगी। कोरोजन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ड्राई एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सल्फर को बर्न करते हैं अपना फर्नेस के अंदर ले जा करके, जहां से हमारे पास में क्या है, तो पहला हमारा स्टेप होता है दैट इज SO2 का प्रोडक्शन जो है ना वो स्टार्ट होता है। और ये रिएक्शन भी हमारी कैसी है, दैट इज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो SO2 हमको मिलता है बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका जो कंसंट्रेशन रहता है दैट इज 7 to 10% के आसपास कंसंट्रेशन हमको मिलता है मात्र SO2 का। बाकी हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है ना, बिकॉज 100% सल्फर जो है ना अब वो आपका SO2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हमारे पास फर्दर ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है, यहाँ से हमारे पास में क्या है, आपको SO3 मिलता है। ठीक ना, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके लिए जो आप कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपास कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन आपकी कंप्लीट की जाती है ना। अब यहाँ से आपका जो रिएक्शन आपका फर्दर जो कैरी अप होता है, तो इसके बाद हमारे पास में सल्फर जो ट्राई ऑक्साइड है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जहां से हमारे पास में क्या है, जो पहला हमारा हाईली कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर जो बनता है जिसको हम बोलते हैं ओलियम, H2SO7, ये हमारा ओलियम बनता है। इस ओलियम को हम क्या करते हैं, इस ओलियम को हम डिसॉल्व कर लेते हैं किसमें, वाटर में, जिससे हमारे पास में क्या है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है 99% कंसंट्रेशन का, है ना। ये कंप्लीट रिएक्शंस हमारी होती हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसने बोला है कि द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ओलियम, ओलियम के मेजर कंपोनेंट्स हैं क्या, आप सबको दिख रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में 98% कंसंट्रेशन और SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। यही हमारे क्या है, ओलियम के मेजर फ्रैक्शंस होते हैं, इन्हीं से हमारा ओलियम बनता है। हमारा जो आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड है इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपका एब्जॉर्ब करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन कॉलम, जहां से हमारे पास में क्या है, आपको ओलियम मिलता है। इस ओलियम को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ में डाइल्यूट करके क्या करते हैं, हमारे पास आपका सल्फ्यूरिक एसिड 99% कंसंट्रेशन का हमको मिल जाता है। यही प्रोसेस हमारी होती है, जिसको DCDA प्रोसेस बोलते हैं। तो ओलियम का हमको पता चल चुका स्ट्रक्चर क्या है, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड हमारे पास है नहीं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेट्रोलियम जेली ये भी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी नहीं सही है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है ना, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, सो पता चल गया सभी को,
होपफुली सभी का ये क्वेश्चन जो है ना सही होगा, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन, है ना, आप सभी में से। चलिए, इसीलिए मैं पूरा आपको डिटेल में डिस्कस कर दे रहा हूँ। हो सकता है सॉल्यूशन के टाइम पे मैं आपको डिटेल में ना समझाया हूँ। अब आपके सारे के सारे डाउट्स अगर जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये 2 क्वेश्चन हमको मिल गए सीटी के। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो हमको दिख रहा है, नाइट्राइल रबर इज मैन्युफैक्चर्ड वाया पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। नाइट्राइल रबर को बनाने के लिए किस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते होंगे, ऑलरेडी आप सभी को पता है, ठीक है ना। नाइट्राइल रबर को हम क्या बोलते हैं, ब्यूना एन बोलते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर को ही नाइट्राइल रबर बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन ये 2 हमारे क्या हैं, ये 2 हमारे यहाँ पर मोनोमर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला मोनोमर हमारा ये है एंड दूसरा मोनोमर ये है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कोपॉलीमराइजेशन बनेगा यहाँ पर। ये कोपॉलीमर्स बनाएंगे, है ना बच्चा, दोनों मिलके साथ में बनाने वाले हैं, तो कोपॉलीमराइजेशन बनेगा हमारे पास। एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन रबर ये दोनों किसको फॉलो अप करेंगे, दे विल फॉलो द एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। ये क्या फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो द एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। बिकॉज आपको पता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू ही क्या करेंगे ये, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉलीमर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इमल्सन पॉलीमराइजेशन टेक्निक, है ना। रबर्स मैक्सिमम जितनी भी हमारी होती है लेटेक्स हमारा, वो इमल्सन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। और इमल्सन पॉलीमराइजेशन हमारा जो ना बेसिकली क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है ना। रटने की जरूरत ही नहीं है, सब आपस में कोरिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनने वाला है क्या, ये नाइट्राइल रबर, ये तो पता चल गया। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट पेयर ऑफ मोनोमर्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ये लो, आंसर तो खुद ही आपके सामने लिखा हुआ है। वो आपसे बात कर रहा है कि इन दोनों में से आपके पास पॉलीमराइजेशन में नाइट्राइल रबर के लिए जो मोनोमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, जिसका ब्यूना एन भी नाम बोलते हैं, नाइट्राइल रबर को हम लोग ब्यूना एन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन, इन्हीं दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे पास में क्या है, नाइट्राइल रबर आपको मिल जाता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन, बी इज द राइट ऑप्शन हियर। सिमिलरली हमको क्लियर हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन आपके पास लिखा हुआ है एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर हियर, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं जरा। चलो, क्वेश्चन जब भी देखते होगे कुछ पुराने जख्म भी आपके हरे होते होंगे क्वेश्चन पेपर को देख करके। ये क्वेश्चन तक लोगों ने गलत कर दिया है। एक आसान सा क्वेश्चन, ठीक है ना, स्लैब वाला, ये भी बहुत से लोगों ने हीट ट्रांसफर में गलत करके आए हैं। चलो, समय का खेल होता है, 3 घंटे के अंदर काफ़ी कुछ आपके फेवर में नहीं भी होता है, कभी आपके फेवर में होता है। इस वजह से क्या है, आप लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। एमएसक्यू क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, ये डिस्कस करूंगा एफएम के अंदर, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये भी डिस्कस करूंगा हीट के अंदर एमएसक्यू क्वेश्चन। यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है एमएसक्यू है, ये तो बड़ी समस्या हो गई। केमिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर में हमें पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन एमएसक्यू है, बंदा निकाले तो निकाले कैसे। अगर किसी नए बंदे को आप इतना क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, बोलो भैया सॉल्व कर दो, अगर उसको पता नहीं एमएसक्यू है तो वो कंफ्यूज रहेगा, यार गेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एमएसक्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पकड़ने का तरीका तो पता ही है हमको, कहाँ से इज और आर लिखा है, स्टेटमेंट्स इज आर, वहीं से पकड़ते हैं आज तक हम लोग। चलो मैं सॉल्व करा दूंगा सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था, बोल रहे थे सर इसको क्या करना है, करेक्शन करना है क्या, उनका यूनिट मैच नहीं कर रहा था। ध्यान से अगर करोगे तो आपको सारा का सारा जो यूनिट है ना मैच कर जाएगा, रेंज मैच कर जाएगा, ठीक है। मिल जा भाई, आ गया। चलिए जी, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ मूव करते हैं। मैच द प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक ना, 2 नंबर पहले निकल चुके। मैच द प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1 विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन ग्रुप 2 लिस्टेड इन द टेबल बिलो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर रहा है हमारे पास में, और बात कर रहा है कि आपके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, यही सेम क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर आपसे 2022 में पूछा गया था, प्रोडक्ट्स और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हैफा, ठीक है ना, और आपके पास में टिशियल प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस की उसने बात की थी 2022 के अंदर भी। मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल बन रहे हैं, यही आपको समझना होगा, ठीक है ना। और इनको आप अनएक्सपेक्टेड समझ सकते हैं, बिकॉज कोई भी नाम आ सकता है,
पिछली बार आपको 2-3 नाम नए मिले थे, ऑसवाल्ड को छोड़ करके, बाकी हैफा आपके लिए नया था, ट्विशेल आपके लिए नया था, वो नाम आपके लिए नए थे। यहाँ पर इस बार आपको दिख रहा है सब कुछ तो आपको सही दिख रहा है। वैकर प्रोसेस जो आपको दिख रहा है बिल्कुल न्यू नेम है, ठीक है ना। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, आपको पता भी नहीं होगा, पता नहीं क्या पूछ ले। चलिए जी देखते हैं जरा, एसिटल्डिहाइड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, हमें पता ही नहीं है। सल्फेट तो होता नहीं, इलेक्ट्रिक फर्नेस पता नहीं क्या करते हैं कि नहीं करते हैं। वैकर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट तो हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, बचा हमारे पास वैकर प्रोसेस। फाइनली हमको कुछ ऐसा लगा था, इससे हम लोगों ने तुक्का लगा करके आंसर कर दिया था, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए हम सभी को पता है, जो पता है पहले वही मैच कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, ठीक है ना। लेड चैम्बर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस को दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास पल्प की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सल्फेट या सल्फाइट, ये दो हमारे पास प्रोसेस होती हैं। यहाँ पर उसने सल्फेट का नाम दिया है तो हमारे पास सल्फेट प्रोसेस, ठीक है। फॉस्फोरस के प्रोडक्शन के लिए, एलिमेंटल फॉस्फोरस जो प्रोडक्शन किया जाता है, जैसा अभी आपने देखा, मैंने बताया था आपको, एलिमेंटल फॉस्फोरस के प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉस्फेट रॉक है उसको सैंड के साथ मिक्स करते हैं और उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फर्नेस में जा करके बर्न करते हैं, जहाँ पर हमारे पास में क्या है, आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हमको मिल जाता है, ठीक है ना। उसको फर्दर हम क्या करते हैं, आपका ब्रेक कर लेते हैं, वहाँ से हमारे पास एलिमेंटल फॉस्फोरस हमको मिलता है। एलिमेंटल फॉस्फोरस बनने का हमारे पास में तरीका होता है, ठीक है ना। हाईली ये टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं इन दफ़ा इलेक्ट्रिकल फर्नेस, वहाँ से हमें फॉस्फोरस जो है ना वो हमको मिलता है, ठीक है। चलिए, एसिटल्डिहाइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो वैकर प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोसेस वही है जो आप अपने पढ़ते हैं, कहाँ पर, जो आप पढ़ते हैं आपके पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास बेसिकली जो आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे पास में है दैट इज एथाइलिन। एथाइलिन से ही हम क्या करते हैं, एसिटल्डिहाइड का प्रोडक्शन करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड का जो फेमस प्रोसेस है जिससे हम लोग एथाइलिन से जो आपका एसिटल्डिहाइड बनाते हैं वो वैकर प्रोसेस ही है हमारा, ठीक है ना। आपको नाम नहीं पता था, प्रोसेस आप सभी को पता है, नाम आपको नहीं पता था, ठीक है। तो अब आपको नाम भी पता चल गया कि एसिटल्डिहाइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एथाइलिन, दैट इज योर वैकर प्रोसेस। तो यहाँ पर जरा एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है। काफी सभी का यह क्वेश्चन तो सही होगा, 3 4 1 2, पहला ही हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, पहले ही ऑप्शन हमारे लिए क्या, दैट इज द राइट ऑप्शन, ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन, 3 4 1 2, ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। होपफुली सबका सही रहा होगा। चलिए, तो ये जितने भी प्रोसेसेस नेम्स होते हैं, जब भी मैं सीटी पढ़ाता हूँ आपको, खास करके प्लस वालों के पास सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं इन सभी टॉपिक के, ठीक है ना। भले आपको वैकर प्रोसेस का नाम ना पता हो, ये इस बार ऐड हो जाएगा, हर बार तो चीज़ें अपडेट होती रहती है ना, लेकिन बाकी प्रोसेस के नाम ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको, ये जो आपको लास्ट में जितने भी नोट्स मिलते हैं सीटी के अंदर में, या जो रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में आपके लिए लेकर के आता हूँ, वहाँ पर ये चीज़ें पर मैं खास फोकस करता हूँ और इनके लिए सेपरेट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो अपने नोट्स को प्रॉपर हमेशा रिवीजन मोड में रखिए, बिकॉज ये सारी चीज़, मैंने बोला सीटी फिर से बोला कि आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगी, कितना आपको इंटरेस्ट है और कितना आप वहाँ से सीख सकते हैं, उस पर ही आपकी पूरी सीटी डिपेंड करती है, ठीक है ना। वो सीटी की कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है, सीखते रहिए, सीखते रहिए आप। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से बच्चा। हमसे बात कर रहा है क्या, मैच द रिएक्शंस इन ग्रुप 1 विद द कैटलिस्ट इन ग्रुप 2 लिस्टेड इन द टेबल बिलो, ठीक है। हमारे पास जो रिएक्शंस आपके पास गिवन है वो आपके पास टेबल 1 में जो गिवन है, और आपके जो कैटलिस्ट गिवन है टेबल 2 के अंदर। मतलब ये हमारे पास एक देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद ऐसा कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बिकॉज रिसेंटली काफी दिनों से हमारे पास में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं गया था, है ना। तो बहुत दिनों के बाद हमारे पास में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला हमसे बात कर रहा है दैट इज बेंजीन का जब क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है और आपके पास में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। जब भी हम क्या करते हैं, विनाइल क्लोराइड का प्रोडक्शन करने जाते हैं तो वहां पर हमारे पास में प्राइमरी स्टेप ये होता है। जब विनाइल क्लोराइड का हम प्रोडक्शन करने जाते हैं तो हमारे पास प्राइमरी स्टेप यही रहता है, जहां हम क्या कर रहे होते हैं, क्लोरोबेंजीन का प्रोडक्शन करते हैं, देन वहां से हम क्या करते हैं, विनाइल क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा अब करता हूँ। तो बेंजीन का क्लोरीनेशन करने के लिए हम किस कटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट इज आयरन क्लोराइड कटलिस्ट, FeCl3 कटलिस्ट का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता ही होगा FeCl3 कटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में एथाइलिन का जब ऑक्सीडेशन हम करने जाते हैं, जहां से हमारे पास एथाइलिन ऑक्साइड बनता है। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत आसान थे और सारे का सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी क्लियर थे। एथाइलिन ऑक्साइड के लिए हमारे पास आपका क्या है, सिल्वर ऑक्साइड, या हमारे पास में क्या है, आप हम लोग जब बात करते हैं क्या, दैट इज एल्यूमिना, ठीक है ना। पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं ना एथाइलिन का,
पार्शियल ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रहा है देखिए एथाइलिन का, जहां से हमारे पास में क्या है आपका सिंपली क्या है एथाइलिन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो किस कटलेस का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं नॉर्मली, दैट इज अ सिल्वर ऑक्साइड कटलेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था। फिर आते हैं मेथनॉल। मेथनॉल का हम क्या करते हैं, जब पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, दैट इज मिक्स द फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली क्या है, दैट इज अ सिल्वर या जिंक ऑक्साइड कटलेस का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड कटलेस का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड, तो सिल्वर या जिंक बोलते हैं। फिर मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ मोलिब्डेनम एंड आयरन, मेटल ऑक्साइड कटलेस का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हम सभी को अच्छे से पता है। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक से पार्ट आए थे। जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ पेट्रोकेमिकल वाला पार्ट, मैं आपको C1 C2 C3 C4 C5 C6 कंपाउंड तक लेके जाता हूँ। ठीक है ना, C1 से स्टार्ट करके C6 तक जाते हैं। तो ये आपको अगर दिख रहा होगा तो क्लोरोबेंजीन C1 कंपाउंड हमारे पास में है। ठीक है ना, बेंजीन का हमारे पास क्लोरीनेशन करते हैं विनाइल क्लोराइड बनाने के लिए। ये देखिए जरा हमारे पास में C2 कंपाउंड है, CH3OH C1 कंपाउंड है। नैफ्थलीन हमारे पास में क्या है, नैफ्थलीन का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड। ये तो आज तक का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि बच्चा बच्चा इसको जानता है। थैलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए हमारे पास में दो रूट्स होते हैं, नैफ्थलीन या फिर हमारे पास में ऑर्थोजाइलिन। इन दो के थ्रू हम बनाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, आप सभी को पता होगा। नैफ्थलीन या फिर हमारे पास में क्या है, ऑर्थोजाइलिन। इनका पार्शियल ऑक्सीडेशन अगर करते हैं तो क्या बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो और दूसरा हमारे पास में वाटर और CO2 हमारा रिमूव होता है। और कटलेस हमारा बहुत ही फेमस कटलेस है, दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कटलेस का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे ऑप्शंस आपके राइट ऑप्शंस आपको मिल गए। देखो इसके अंदर में कुछ भी आपको ऐसा नहीं, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपने हो सकता है आपने 12th लेवल में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी हो, लेकिन आपको रिमाइंड नहीं रहती हैं। पेट्रोकेमिकल वाला पार्ट ही है कि थोड़ा सा ऐसा जो कि आपको बार बार मेमोराइज करना पड़ेगा। तो हर बार मैं आपको इसकी एक टेबल प्रोवाइड करता हूँ, उस टेबल की हेल्प से आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं और आसानी से याद होती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। चलो बच्चा, तो राइट ऑप्शन हमारे पास में क्या आ रहा है, दैट इज 3 4 1 2, 3 4 1 2, B is the right option. B is the right option. 3 4 1 2, B is the right option. ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को बच्चा फोकस रखिए। ठीक है ना, और केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी शॉर्टकट आपका नहीं है। केमिकल टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा जो है वो डिपेंड करता है कि आपने CT को कितना इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा है। बाकी आप इसको कितना ही बैठ के रटते रहिए, कितने भी आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, कितना भी कटलेस आप याद कर लीजिए, आपको कुछ भी जो है ना बार बार मेमोराइज नहीं होगा जब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा 7 मार्क्स का CT आपका जो था ना 2023 के अंदर वो पूरा पूरा आपका कवर हो गया। और अब इंतज़ार रहेगा आप सभी को, ठीक है ना, आपकी 16 मार्च का। और क्वेश्चंस ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोगों का 2023 में पेपर अच्छा अगर नहीं जा रहा है तो यहाँ से एक सबक लीजिएगा कि एक्चुअली आपसे क्या माइनर मिस्टेक्स हुई हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या ये गलतियाँ होने लायक थी या फिर नहीं थी। ठीक है, बिकॉज बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपसे हुई हैं। कोई सब्जेक्ट अगर आपका अगर थोड़ा सा अगर परेशान करने वाला अगर आया है तो वहाँ पर ये हमेशा ध्यान के रखिए कि आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर आपको डिज़ाइन करके दिया जा रहा है उसका मेन पर्पज़ ही है कि आपको परेशान करना। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है आपके पास में कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करने जाएं तो आपको सारी की सारी चीज़ें आपको आसान मिल जाएं। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ अगर आपको आसान मिली है, जैसे कि FM आपको आसान मिली, हीट आपको आसान मिली, MO में कुछ था ही नहीं, CT में भी कुछ नहीं था आपको, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको अगर जो मैं पढ़ाएं वो आपको आसान मिल गए, ये आपको गुड लक समझिए। ठीक है, इसके अलावा मैथ भी आपकी आसान थी, एप्टीट्यूड के अंदर भी आप आसान कर सकते थे। लोग CRE और PDC को बोल रहे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया था, और प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी थोड़ा सा फंसाने वाले थे, फंसा रहे थे वो, लेकिन बाकी सब तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा था ना। थर्मो भी आपके लिए इतना हार्टिक नहीं आई थी, वो भी आसान थी आपके पास में। तो यहाँ से अब सबक लेना है। अब मैं आपको ये रिमाइंड नहीं करा रहा हूँ कि यार तुम कुछ कर नहीं पाए, नहीं, मोटो ये है कि यहाँ से आप सबक लीजिए, अपनी गलतियों को कैसे इम्प्रूव करना है। रीज़न ये है अभी आपके पास पूरा मौका बाकी है बार के लिए। ठीक है ना, तो बार के सेशन को यूटिलाइज करिएगा सभी लोग। और दूसरा चीज़ आपके लिए है कि बार्क में जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है उसकी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं, डेली में क्लासेस ले रहा हूँ। थोड़ा सिंसियर हो जाइए, अभी भी आपके पास मौका है। न्यूक्लियर वाला जो पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ वहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई साहब, कहाँ से आप कवर करेंगे, कितना आपके पास टाइम है कि बैठ करके आप न्यूक्लियर अलग से पढ़ेंगे। तो जो भी करना है आपके पास में, अभी आपका आज हो चुका है 26, ठीक है ना, और जो भी करना है आपको वो इसी आपको 1 महीने के अंदर करना है, बिकॉज 8 और 9 अप्रैल आपका डेट है।
तो प्रॉपर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। विदाउट टेस्ट सीरीज जो है ना कुछ होने वाला नहीं है। टेस्ट सीरीज का ये इम्पैक्ट है, जितने भी लोग इस बार स्कोर कर रहे हैं वो फायदा है टेस्ट सीरीज का, ठीक है ना। तो ये जरूर फोकस करिए सभी लोग। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर गेट में नहीं हुआ है, बार्क में हो सकता है, मेहनत करिए आप लोग, ठीक है ना। मेहनत करने से कभी भी आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली, वेस्ट जाने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं आप उसको यूटिलाइज करेंगे। अपने आप डिसीजन मत लीजिए कि आप फेल हो चुके हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज पूरा आपके पास साल पड़ा है अभी। इस एक साल के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आने वाली, जहाँ पर आपको रिटर्न भी देना है, ठीक है ना बेटा। तो किसी भी तरह का डिमोटिवेशन अपने अंदर मत लाइए, ठीक है। और जो लोग भी थर्ड ईयर वाले हैं वो यहाँ से सबक लें कि एक्चुअली आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। बहुत से थर्ड ईयर के बच्चे ऐसे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन कुछ थर्ड ईयर वाले ऐसे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बिकॉज वो पहले ही मान के चल रहे थे कि मैं तो जस्ट पेपर देने जा रहा हूँ। अगर आप ये भी मान के चलते ना कि नहीं मैं इस बार 100% ट्राई करूंगा, अच्छे से पढ़ के जाऊँ, तो हो सकता है कि आपका क्वालिफाई हो रहा होता, बिकॉज आपको उम्मीद नहीं थी ना, आपको लग रहा 2022 की तरह ही पेपर आने वाला है, तो आपको क्वालिफाई की भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। तो क्वालिफाई कम से कम तो आपको करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में जितने भी लोग नेक्स्ट ईयर जाएंगे 2024 में, जो भी सेकंड ईयर में हैं, तो वो लोग ये चीज़ ध्यान रखें। आप इतना प्रिपरेशन जरूर करके चलिए कि 2023 के अंदर कम से कम जो है ना, बिकॉज अगर एक कोई थर्ड ईयर का बंदा का 60+ ला सकता है यार, तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं? वो क्या अलग कुछ पढ़ के आया क्या? तो अगर वो अभी अगर 60+ ला सकता है तो नेक्स्ट ईयर उसका क्या चांसेस होने वाले हैं, ठीक है, समझिए जरा ध्यान से। तो आपको उस लेवल का इक्वलिटी करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। सो जितने भी लोग नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर एग्जाम देंगे वो ज़्यादा फोकस रहें, बिकॉज आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप पहली बार अगर अच्छा रैंक अगर मार लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको काम जो है ना आपका कम हो जाता है ना। जिस दिन अगर हॉलीडे होता है तो नेक्स्ट दिन यही ट्राई करके चलते हो ना कि एक काम कर लेते हैं यार, जो भी काम है ना आज ही निपटा लेते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप यही सोचते हो कि कल छुट्टी है, कल थोड़ा सेव कर लेंगे, आराम से सोएंगे, ऐसा करते कपड़े आज ही धुल लो, तो बंदा रात भर बैठ कपड़े धुल रहा होता है, बिकॉज उसको कल संडे जो है ना बचाना है अपना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी करनी है। नेक्स्ट ईयर आपका लोड कम हो जाए, मतलब आप जितने भी लोग सेकेंड ईयर वाले हैं उनका लोड होगा 2025 फाइनल बैटल, तो 2024 आपके लिए वही एक दिन है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना काम निपटा सकते हैं, मतलब अपना लोड कम कर लीजिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर कर लीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर लाने का ट्राई करिए। खत्म। 2025 में आपको क्या होगा, उसी रिदम में आप चलते रहेंगे और थोड़ी मेहनत और कर लेंगे तो आप टॉप रैंकर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेकेंड ईयर वालों के लिए लेसन है। थर्ड ईयर वालों ने इतना इस बार जो भी गलतियाँ की हैं तो वो भी अपनी चीज़ें इंप्रूव करें। आपको एक लेसन मिल चुका है, क्वेश्चन पर लेवल आपने देख लिया, 3 घंटे का माहौल आपने फेस कर लिया है, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी फील कर रहे हैं कि काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो मेरा इस बार क्वालिफाई हो जाता, ठीक है। तो लेसन सभी को देती है लाइफ। क्वेश्चन पर जो भी आपने किया 3 घंटे के अंदर, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, ठीक है ना। प्रेशर हैंडल करना की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ गई है, तो अब डरना वरना नहीं है। अब आपके पास पूरा 1 साल नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 365 दिन नहीं है आपके पास। जो टाइम बचा हुआ है ना वो लगभग आपके पास रहता है कितना, 22 से 27 हज़ार घंटे केवल। तो उसी में जो करना है आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए सभी को, 1 मार्च से आपका न्यू सब्जेक्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट के साथ आप मेरे साथ कनेक्ट करिए, फीलिंग लीजिए प्लस की, और ये फील करके देखिए कि एक्चुअली क्या मिलता है प्लस में ऐसा, जिससे कि क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में आसानी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के साथ आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, यहाँ से प्रॉपर अपने कॉन्फिडेंस बूस्टअप करिए। सभी ब्रांचेस क्वेश्चंस करना है आपको मेरे साथ में, बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है, सारी टेक्स्ट बुक जितनी आप सोच सकते हैं सब कवर करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ मूव कर सकते हैं और बेहतर रिदम जो है ना इस सब्जेक्ट के साथ बनाइए, बिकॉज अभी मेरा FM आने वाला है, इसके नेक्स्ट बात जो है ना साइलेंसर का CRE आएगा, एक बिग सब्जेक्ट। तो ये 2 सब्जेक्ट अपने प्रॉपर तरीके से फिनिश करिए और यहाँ से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए कि हाँ आप गेट 2024 अच्छी रैंक के साथ क्रैक करेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए, और दूसरा आपके लिए कि अभी आपको आज रात में एक सेशन में लेकर के आऊँगा जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से नीटी मुंबई में एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है ना, किस कोर्स में लेना है, कितना स्कोर चाहिए होता है, क्या कट ऑफ होता है, और फाइनली कितना पैकेज आपको मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर आप सभी को पता ही है, लगभग फीस हमारे पास 12 से 15 लाख के आसपास फी करनी होती है, तभी मैं आपको बता दूंगा एक बार फीस स्ट्रक्चर कितना रखता है आपका। एंट्री कैसे करना है, बिकॉज मैं बता चुका हूँ कि नीटी मुंबई में एंट्री मारने का ये लास्ट चांस है आपके पास गेट के थ्रू। नेक्स्ट ईयर से आपको कैट देना होगा नीटी के लिए, और दैट विल भी द IIT बॉम्बे हो जाएगा, IEM बॉम्बे हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा का पूरा चांस है इस बार गेट के थ्रू एंट्री मारने का। तो आज रात में सेशन लेकर के आऊँगा, तो अच्छी तरीके से उसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर अगर आप ट्राई करेंगे तो आप नीटी मुंबई के थ्रू भी अपना किसी भी PSU से अच्छा पैकेज ग्रैब कर सकते हैं। PSU आपको 22 से 23 लाख तक का पैकेज देता है ONGC,
आपको यहाँ से जो पैकेज मिलेगा, जो प्लेसमेंट आपको मिलेगा, वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो होगी ना वो वहीं से होती है, ठीक है। एवरेज पैकेज जाता है 22 से 25 लाख का, किस्मत अगर अच्छी तो 50-60 लाख का भी पैकेज आपको मिल सकता है, ठीक है ना। ये ब्यूटी है निटी मुंबई की। इसलिए आज शाम को निटी मुंबई के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कराऊंगा मैं आपका डायरेक्ट। आपके जो भी क्वेश्चन, जो डाउट है ना, आप उसके साथ अपने पूछ सकते हैं। मैं तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो किसी स्टूडेंट के साथ आप जब इंटरेक्ट होते हैं तो आपकी फीलिंग कुछ अलग होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से मेरे साथ में मूव कर सकते हैं इस सेशन के साथ। रात को 9:30 बजे से टाइमिंग इसका रखा गया है, रात को 9:30 बजे। पॉइंट नोट कर लीजिए, सेशन का लिंक अवेलेबल है, जाकर के लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सेशन ऑलरेडी मैं आपके लिए ले चुका हूँ कि जितने भी PSUs, जितना भी हमारे पास इस बार लोग अपीयर हुए हैं गेट में, उसके बेसिस पर मैंने एक जनरल आपको कट ऑफ या फिर मैंने एक जनरल आपको प्रोडिक्शन बताया था कितना इस बार PSUs अगर आएगा तो वहाँ पर आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो वो सारा प्रोडिक्शन मैंने इसके अंदर में दिया हुआ है, एनालिसिस, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रॉपर इसको देख सकते हैं और यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि एक्चुअली इस बार क्या होने वाला है। रैंक प्रेडिक्टर हमारा अपडेट हो चुका है जब से आपका गेट का आंसर की आया है, तो आप लोग जाकर के एक बार फिर से रैंक प्रेडिक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से अपनी रैंक जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपको प्रॉपर जो है ना पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप कहाँ पर अभी लाई कर रहे हैं। रैंक प्रेडिक्टर हमारा जो है ये एक आपको जस्ट अप्रॉक्सीमेट रैंक बता रहा है कि एक्चुअली आपका रैंक जो है ना उसी 100 लगभग 50 या 100 के आसपास जो है ना आपका अप डाउन हो सकता है बस, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट अभी ये चल रहे थे, हमारा CT फिनिश होने वाला है, मंडे से हमारा CT फिनिश हो जाएगा, कल से। और बाकी आपके पास में प्रोसेस कैलकुलेशन अभी चल रहा है, वो भी होली के बाद फिनिश हो जाएगा और उसके बाद साइलेंसर लेकर के आएंगे CRE, ठीक है। तो मस्त तरीके से खुद को रेडी करिए और यहाँ से प्रॉपर जो है ना अपनी जर्नी आप स्टार्ट करिए। जो भी डिसीजन लेना है अभी लीजिए, बिकॉज अगर आप वेट करते रह गए कि नहीं मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सब्जेक्ट भी आपके छूटते जा रहे हैं और अल्टीमेटली जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनसे पीछे भी हो रहे हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो जो भी करना है प्रिपरेशन वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग मेरा केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर फिनिश हो गया, नया सब्जेक्ट मैंने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, वो भी हमारा फिनिश हो जाएगा कल तक, ठीक है। बाकी 5 सब्जेक्ट इस बार मैं लेकर के आ रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट साइलेंसर लेकर के आ रहे हैं। ये 10 सब्जेक्ट प्रॉपर आप हमारे साथ मूव करेंगे और यहाँ से मैक्सिमम अपने कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर करना आपको जो है ना उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ में ये 10 सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करिए और अपनी गेट की जर्नी जो है ना वो टाइमली फिनिश करिए। वहाँ से प्रॉपर प्रैक्टिस एंड रिवीजन का टाइम जो है ना वो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और जितने भी लोग प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं तो प्लस में आपको पता ही है कि ऑलरेडी आपके पास में सारी फैसिलिटीज़ आपको अपडेट लेवल की मिलती हैं। चाहे हमारे पास में क्या है, चाहे हमारे पास में कोई भी कॉन्सेप्ट हो या फिर आपके पास नोट्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, असाइनमेंट हो, सब कुछ आपको प्रॉपर टाइमली मिलता रहता है, ठीक है ना। तो एक सुपीरियर आपके पास प्लान रहता है, दैट इज़ प्लस, आप मूव कर सकते हैं। अभी आपके पास ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। 28 फेब तक आपके पास ऑफर है जहाँ पर आपको 12+2 मिल रहा है, ठीक है ना। ये पुराना स्लाइड है, 12+2 मिल रहा है। 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है, 14 महीने आपको मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट 34,000 रुपीज़ आपको पे करना रहेगा, ठीक है। आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। और भाई साहब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर फैकल्टी के साथ मूव करेंगे तो चीज़ें आपको अलग लेवल पर मिलती हैं, ठीक है। तो कहीं भी आप डाइवर्ट मत होइए इधर उधर, सिंपली फैकल्टी के साथ मूव करिए, फैकल्टी कोड के साथ मूव करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है, आपको बहुत सारे तरीके पता चल जाते हैं कैसे आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है, ठीक है। मेरे साथ मूव करेंगे, मेरा कोड इस्तेमाल कर लेंगे, SKP100 मेरा कोड है बच्चा। और अभी आपके प्राइसेस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, तो जो भी आप अभी पे कर रहे हैं ना, अगर आप मार्च या अप्रैल में अगर जाएंगे ना तो आपको 10% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो 5 प्लान्स आपके लिए प्लस के रहते हैं, नॉर्मली 5 प्लान्स आइकॉनिक के रहते हैं, तो इनमें से कोई भी प्लान आप चूज़ कर सकते हैं। कोड मेरा याद कर लीजिए, कभी भी अगर आपको यूज़ करना है आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं SKP100, ठीक है। और उड़ान बैच आपका जो आ रहा है न्यू बैच है 28 फेब से, जहाँ पर मेरा सब्जेक्ट आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। मेरा पहला क्लास 1 मार्च को होगा। बाकी आपको 28 की मॉर्निंग से IPC मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा IPC आपको मिलेगा, ठीक है ना, बट FM के बाद मिलेगा। तो अभी आप मेरे साथ FM के लिए कंटिन्यू करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। और बुनियाद बैच के अंदर आपको जो है ना वो भी आपको 28 फेब से बैच F मिल रहा है। और यहाँ पर आपको जो है ना IPC और FM दोनों ही सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। मेरा FM शाम को 7 बजे रहेगा, IPC मॉर्निंग में 7 बजे। तो आप ये दो सब्जेक्ट के साथ अपनी जर्नी अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एनरोल ना किया हो इन सब्जेक्ट्स का लिंक ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है आपके ऐप में, जाकर के एनरोल कर लीजिएगा। और अगर आप प्लस आइकॉनिक कुछ भी चूज़ करना चाहते हैं तो अभी भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कोड याद रख लीजिए, SKP100 मेरा कोड है। और जितने भी रिक्रूटमेंट्स आपके हो रहे हैं इस बार अभी 2023 के अंदर में, तो वो मैं अपडेट करते जा रहा हूँ इस लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट आप सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो उसको अपने पास सेव कर लीजिए, बिकॉज ये लिस्ट आपको इस पूरे साल बहुत काम देने वाली है। आपका एक आइडिया रहेगा कि एक्चुअली एग्जाम होता कैसे है, ग्रेड 10 कौन से होते हैं और आपके कौन से गेट के बेसिस पर होते हैं। आप मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे खुद को और पहले से ही जो है ना आप रेडी कर पाएंगे खुद को आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत काम देने वाली है। और जितने भी आपके पास MECH कैटेगरीज में जो लोग भी लोन फैसिलिटी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो सभी लोग यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर आपको लोन अप्रूव कर दिया जाता है।
मिनिमम पेपर वर्क आपको रिक्वायर्ड होता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर की आप EMIs प्लान कर सकते हैं और आप यहाँ से प्लस आइकॉनिक जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आइकॉनिक के लिए भी आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए, तो होपफुली मज़ा आया होगा। अभी आज हमने सिटी के क्वेश्चन अपने सारे फिनिश कर लिए हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका आएगा दैट विल फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स केमिकल के क्वेश्चन भी कराऊंगा एंड सबसे बड़ी बात एक्सी ब्रांच के FM के सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। सो बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फ्यूचर को देखिए, अपने मेहनत करिए, ठीक है ना। हिम्मत अभी हारनी नहीं है, जंग अभी बाकी है और सांसें भी ख़त्म नहीं हुई यार, वो तो भी बहुत बाकी हैं। ऊपर वाले का आसान करम है ना, पेरेंट्स का आशीर्वाद है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।